दे रहे हैं। इस सेक्शन से कम आपका 5 क्वेश्चन रहेगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बाबू जो थे, उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कहाँ हुआ? कटक, उड़ीसा में हुआ, जो पूर्व काल में क्या था? आपको बंगाल का एक क्षेत्र था। सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनके पिताजी का क्या नाम था? उनके पिताजी का नाम क्या था? जानकी चंद्र बोस था। और माता जी का क्या नाम था? प्रभावती देवी। इनके पिता जो थे वो आपको एक रॉयल परिवार से संबंध रखते थे। तो कहने का मतलब है सुभाष बाबू भी एक रॉयल परिवार से संबंध रखते थे, बहुत ही रिच फैमिली थे। इतना समझ लीजिए कि वो बचपन में साइकिल नहीं देखे थे, सीधे वो कार में जाकर बैठे थे। इनकी मम्मी जो थी प्रभावती देवी, एक अच्छी गृहिणी थी। और बचपन से ही सुभाष बाबू के अंदर में, सुभाष चंद्र बोस के अंदर में आपको देशभक्ति उबाल मार रहा था। और देशभक्ति को वो उबाल मारते हुए अपना मैट्रिक ग्रेजुएशन तक किए। बीच बीच में कभी कभी आपको बहुत सारा कहानी ऐसा भी आता है जिसमें वो अंग्रेजों से लड़ाई भी किए, बहुत सारा मतलब हिंसक झड़प भी हुआ उनका, मतलब मारपीट, जिसमें कभी कभी थाना फौजदारी ये सब भी हुआ। लेकिन इनके पापा जो थे पहुंचे हुए आपको वकील थे, बैरिस्टर थे, तुरंत उनको छुड़ा कर ले आते थे। ये क्या हुआ? 1897 में इनका जन्म हुआ। 1919 में ये आपको कोलकाता यूनिवर्सिटी है, वहाँ से फिलोसफी से ये ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनके पिताजी बोले कि तुम्हारा उद्देश्य क्या, मतलब लाइफ में आगे क्या करना है? अब इतने बड़े परिवार के व्यक्ति थे तो बोल भी नहीं सकते कि हमको दरोगा बनना है, हमको फलाना ढीम का छोटा नौकरी। तो पापा बोले इतना बड़ा परिवार का आदमी है, अगर कुछ नहीं करना तो कम से कम ICS का जॉब कर लो तुम, इंडियन सिविल सर्विस का। तो बोले इंडियन सिविल सर्विस का जॉब हम करना नहीं चाहते हैं। कहने का मतलब है इनके अंदर इतना उबाल था देशभक्ति का, बोले कि हम कोई जॉब करना ही नहीं चाहते। तो पापा से इनका तूतू मैं हुआ, खाने के क्रम में, खाना खाने के क्रम में तूतू मैं हुआ। पापा इनको बोले कि तुम कर ही नहीं पाएगा, तुमसे ये हो ही नहीं पाएगा ICS का एग्जाम। ICS मतलब UPSC, आज का UPSC, उस समय क्या था? ICS था एग्जाम। और इसी क्रम में पिताजी इनको चैलेंज दे दिए कि तुमसे नहीं होगा, ये चैलेंज एक्सेप्ट किए। और 1919 को ये चले गए इंग्लैंड। और इंग्लैंड में जाने के बाद ये ICS का तैयारी शुरू कर दिया। ICS का तैयारी इनका चलता रहा। और 1920 में जब इनका रिजल्ट आया तो वहाँ पर इनका स्थान था आपको चौथा स्थान। कहाँ पर? इंग्लैंड में। ICS का एग्जाम हुआ इंग्लैंड में और वहाँ पर इनका स्थान क्या आया? चौथा। तो बस आप इतना ही समझ लीजिए कि जो इतना बड़े परिवार का आदमी हो और चौथा स्थान होगा तो कहने का मतलब दिमाग कितना शार्प होगा। जब ये BA कर रहे थे कोलकाता यूनिवर्सिटी से, जब इनका BA हो रहा था, तो BA हो रहा था उस समय इनका जो स्थान था, जो कोलकाता यूनिवर्सिटी में, उस समय इनका दूसरा स्थान था। कहने का मतलब कभी कभी नहीं बोलता बिगड़ल बाप कर सुधरल बाप कर बिगड़ल बेटा नहीं बोलता, मीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा नहीं बोलता। लेकिन इनमें उसका मतलब कोई गुण नहीं था, इनमें अमीरी गरीब का कोई फर्क नहीं था। ये अपने पढ़ाई को ज़्यादा अहमियत दिए, अपना देशभक्ति को, देश को ज़्यादा अहमियत दिए। समय बीतता गया और जब ये पास हुए, जब इनका चौथा स्थान आया तो अपने घर आए। घर आने के बाद पिताजी इनसे बहुत खुश हुए, इनके पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए और गिफ्ट में एक सोना का घड़ी इनको दिए। गिफ्ट में सोना का घड़ी दिए, उसको ये हमेशा पहने हुए रहे। अब वो घड़ी का बाद में क्या होगा थोड़ा देर के बाद आपको खुलेगा राज, हम बताएंगे। उसके बाद ये मम्मी को लेटर लिखे और बोले कि मम्मी ऐसा है कि हम ICS का जॉब नहीं करना चाहते। तो मम्मी बोली कि भाई तुम ICS का जॉब क्यों नहीं करना चाहता है? तो बोले कि हम देशभक्ति करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, देश का सेवा करेंगे। ICS का जॉब जब करेंगे तो अंग्रेज मेरे ऊपर ऑर्डर चलाएगा और अंग्रेज जब मेरे ऊपर ऑर्डर चलाएगा तो हमको बर्दाश्त नहीं होगा। अब बर्दाश्त नहीं होगा तो कोई भी अंग्रेज कभी भी पिटा सकता है और पिटाएगा तो फिर पापा कितना बार हमको छुड़ाते रहेंगे, है ना? यही कुछ बोले। तो मम्मी बोले कि ठीक है, तब तुम्हारा इच्छा है तो तुम मत करो जॉब, तुमको कौन मना किया है? तुमको जो इच्छा करता है वही चीज़ करो। अब रहा बात कि इनके अंदर जो देशभक्ति का इतना बड़ा उबाल था, मतलब जो खून खौलता था देशभक्ति के लिए, आखिर ये खौलता क्यों था? ये दो लोगों को अपना आइडियल मानते थे। पहले व्यक्ति जो थे उनका नाम था स्वामी विवेकानंद और दूसरे व्यक्ति थे आपको अरविंद घोष। और दोनों कोई आपको किससे ओतप्रोत थे? देशभक्ति से ओतप्रोत वाले व्यक्ति थे। मतलब उनके अंदर में खून में उबाल था, देशभक्ति के लिए काम करते थे। तो इसी कारण से इनके पास दिमाग भी शार्प था। जो आदमी स्वामी विवेकानंद को पढ़ लेगा, जो आदमी स्वामी विवेकानंद के बारे में जानने लगेगा, वो आदमी गलत व्यवहार, गलत आचरण या फिर बहुत सारे जो लोभ क्षोभ होता है ना, ये सब से काफ़ी दूर निकल जाएगा। यही समझ लीजिए। विवेकानंद का खासियत था 1 घंटा में 700 बुक को ऐसे करके स्कैन करके ख़त्म कर देते थे। अब ऐसा नहीं कि पढ़ के ख़त्म कर दिया तो कोई पूछा, उनका कहानी है, उनका जब कभी क्लास चलेगा तो उनके बारे में हम बताएंगे। उनके बारे में बस यही जानिए 700 का पेज था, 700 पेज था एक बुक में। बोला गया पढ़िए, 1 घंटा में पढ़ के दे दिए। बोला यार झूठ बोल रहा है, चेक कर लो इसका। तो बोले कि ठीक है चेक करो, जहाँ से तुमको मन करता है पूछिए।
वो पूछने लगा, वो बताते गए। तो यही खासियत था। तो उनका जो आदमी उनको अपना आदर्श मानेगा, उस व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो गुण होगा ही। यही गुण था। और इस कारण से वो आपको, जब वो कोलकाता यूनिवर्सिटी में थे उस समय वो फिलोसफी में उनका दूसरा स्थान आया। और जब यहाँ पर आईसीएस का एग्जाम लिखे तो इंग्लैंड में जाके अंग्रेजों को ठोके थे। कहने का मतलब वहाँ पर उन लोग का ठुकाई ही ना किए। और कौन सा स्थान आ गया? चौथा स्थान आ गया। बहुत बड़ा बात हुआ। यहाँ तक कि यहाँ के पेपर में भी छपने लगा कि एक लड़का है सुभाष चंद्र बोस नाम का, वो मतलब कि कोलकाता का रहने वाला है, बहुत रिच परिवार का है। तो बहुत सारा इनके लिए रिश्ता नाता भी आने ही लगा उसी समय से। बहुत रिश्ता नाता आया, लेकिन ये आए और नौकरी को लात मार दिए। नौकरी को लात मार दिए। अब जब लौटे तो 1920 अभी खत्म हुआ। 1920 में ये लौट गए। आपको याद होगा 1 अगस्त 1920 को, हम पिछला क्लास में आपको बताए थे, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। बाल गंगाधर तिलक जो मरे, और उसके बाद तिलक फंड का स्थापना हुआ। और लोगों से कहा गया कि आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इसके लिए क्या कीजिए, डोनेशन दीजिए। किसके लिए? असहयोग आंदोलन के लिए। और असहयोग आंदोलन आपको चला, लेकिन आपको पता होगा 1922 में घटना घटता है, उसका नाम था चौरी चौरा हत्याकांड। और चौरा चौरी जो हत्याकांड हुआ उसमें क्या हुआ, 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। जिंदा जलाने के बाद गांधी का स्टेटमेंट आया। गांधी बोले कि ये मेरे लिए असहयोग आंदोलन जो है वो मेरे लिए, हम इसको अहिंसा के लिए रखे थे, लोग इसको हिंसा करके खराब कर दिए, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, वापस लेते हैं असहयोग आंदोलन, है ना। उस आंदोलन को वहां पर वापस लिया गया। और वापस लेने के बाद बहुत सारे लोग इसका विरोध भी किए कि नहीं, देश आजाद होने ही वाला था। कहने का मतलब इतना बड़ा मूवमेंट बन गया था, लेकिन देश कभी भी आजाद हो सकता था। लेकिन एन मौके पर थोड़ा सा, एक छोटा सा, मतलब कि 22 पुलिसकर्मी मारे गए। उसके बाद तुरंत क्या कर दिया गया, तुरंत आपको असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। इस बात से सुभाष बाबू बहुत क्षुब्ध हुए और ये खुले मंच पर बोले थे कि गांधी के बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, ये चीज गलत है। अगर हमारा देश देखा जाए, उस समय अखंड भारत को देखा जाए तो अखंड भारत कैसा था? अखंड भारत था आपको, जिसमें हमारा जो आज का वर्तमान भारत है, हमारा पाकिस्तान था, उसी में अफगानिस्तान था, उसी में बंगाल था, उसी में आपको बर्मा था। बर्मा तो 1936 में ना अलग हुआ है। तो इतना बड़ा भारत में अगर जब उसके लिए आंदोलन चल रहा है अंग्रेजों को भगाने के लिए, अगर 22 पुलिसकर्मी मारे गए, छोटा सा विवाद को लेकर अगर मारे गए तो कोई बड़ा बात नहीं था। आंदोलन को और रूपरेखा दे देना चाहिए था, और रूपरेखा देने के बाद हो सके देश उसी समय 1922 में ही आजाद होता, 22-23 में ही आजाद हो जाता। लेकिन गांधी जी आपको जैसे उसको वापस लिए तो थोड़ा सा ये क्षुब्ध हुए। बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ दिए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को बहुत सारे लोग छोड़े, उसमें CR दास भी थे, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये लोग कांग्रेस छोड़ दिए। और 1923 में छोड़ने के बाद तुरंत वो लोग एक पार्टी का गठन करते हैं। उस पार्टी का नाम था स्वराज दल। सुने होंगे स्वराज दल का गठन कब हुआ, क्वेश्चन बहुत आता है। तो 1923 ईस्वी में स्वराज दल का गठन हुआ। सुभाष बाबू जो थे अपना राजनीतिक गुरु यही CR दास, चित्तरंजन दास को मानते थे। चित्तरंजन दास के लिए क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में हमेशा कि चित्तरंजन दास जो थे उनका उपनाम क्या है, तो उनका उपनाम देशबंधु था। क्या था? देशबंधु। अगर आपसे पूछेगा देशबंधु, भारत के देशबंधु या देशबंधु किनको कहा जाता है, तो आप क्या बोलेगा? चित्तरंजन दास। अगर आपको पूछे कि अगर आपको पूछे कभी कि दीनबंधु किनको कहा जाता, तो CF एंड्रयूज को। दोनों नाम एकदम एक ही जैसा है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। फिर से सुनिए, देशबंधु जो देश के हैं, तो देश के कौन है? चित्तरंजन दास है। और पूछेगा दीनबंधु कौन है, तो दीनबंधु कौन है, तो याद रखिएगा किनको कहा गया? CF एंड्रयूज को कहा गया। ये चित्तरंजन दास से काफी प्रभावित हुए, कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। और जैसे ये कांग्रेस ज्वाइन किए, इनको कांग्रेस युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया। बात समझ रहे हैं कुछ? मतलब इनके पास कुछ तो होगा ना पावर। इनका बोलने का क्षमता बहुत अच्छा था, बोलने का जो अच्छे वक्ता थे, लोग इनके बात से तुरंत मोटिवेट हो जाते थे। तुरंत इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया और कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1923 से 24 तक चला। 1925 में देखा गया कि ये जो है ना, बात बात पे हिंसा कर बैठते हैं। कहने का मतलब है कोई बोले कि अरे इस पे काम करो, अगर नहीं किया तो धर के धो देते थे उसको, तुरंत एकदम खड़े उसको पीटापाटी कर देते थे। इस कारण से अंग्रेज लोग को लगा कि कहीं ज़्यादा ये फेमस ना हो जाए, है ना, ये लड़का कहीं ज़्यादा हम लोग के ऊपर हावी ना हो जाए, बोल के 1925 में इनको जेल भेज दिया गया। जेल का नाम था मांडले जेल। कौन सा जेल भेजा गया? मांडले जेल इनको भेज दिया गया। और मांडले जेल क्यों भेजा जाता था, उसका कारण था। मांडले जेल इसलिए भेजा जाता था, बस आपको ढूंढ के आना है कि मांडले जेल है कहाँ, ये क्वेश्चन है आपका, इसको नोट डाउन करके रखिएगा। मांडले जेल कहाँ है? मांडले जेल का बहुत लंबा लंबा कहानी, बस शॉर्ट फॉर्म में बता देते कि मांडले जेल क्यों भेजा जाता था। मांडले जेल में साफ सफाई का कोई सुविधा नहीं था, कोई साफ सुथरा नहीं था, एकदम पूरा गंदा भरा था। उधर अगर चूहा है तो वहां बिल्ली भी है, कुत्ता भी आपके साथ खाना खाएगा।
और जब इतना गंदगी में रहिएगा, और वहां पर ना क्या बोलते हैं, ये जो वहां का रूम वगैरह जो जेल है उसका रूम में ना मतलब कि पानी रिसते रहता था, तो वैसा रूम में आप रहिएगा तो कोई ना कोई बीमारी तो आपको पकड़ेगा ही। लंबा समय के लिए रह गए, 2-3 महीना के लिए क्या 1 साल के लिए रहे तो अच्छा खासा बीमारी पकड़ेगा। और सुभाष बाबू को वहां पर एक बीमारी पकड़ा, और बीमारी का नाम था टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको राजयक्ष्मा कहा जाता है, यक्ष्मा रोग कहा जाता है। कभी कभी उसी रोग को क्या कहा जाता है, क्षय रोग। वहां पर इनको क्या पकड़ लिया, टीबी पकड़ लिया। और टीबी पकड़ा और उसके बाद इनको रिहा कर दिया गया। कुछ दिन पहले हम आपको बताए थे, जब 22 दिसंबर को जब हम क्लास ले रहे थे, 22 दिसंबर को नहीं, 22 दिसंबर को तो पिकनिक गए हुए थे। उसके नेक्स्ट डे आपको मैथमेटिशियन एक थे हमारे देश के, उनका नाम था रामानुजाचार्य, इसके बारे में हम कभी बताए थे आपको, शायद उसी समय बताए थे। रामानुजाचार्य जो आपको रामानुजम थ्योरी दिए हुए हैं उनके बारे में बताया। तो रामानुजम थ्योरी को जो भी आदमी क्रैक कर लेता है, बहुत सारा उनका थ्योरी है, जो आदमी उस थ्योरी को क्रैक करता है उसको एबेल पुरस्कार मिलता है। मैथ का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है वर्ल्ड में, तो एबेल पुरस्कार। बाकी आप साहित्य है, चिकित्सा है, शांति है ना, इकोनॉमिक्स का है, आपको इधर चला गया, आपको मतलब 6 भाग में देता है। इकोनॉमिक्स का हो गया, फिर से आपको केमिस्ट्री का हो गया, उसके बाद आपको फिजिक्स का। इसके लिए कौन सा पुरस्कार मिलता है, नोबेल। और मैथ के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार का क्या नाम है, एबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो रामानुजम जो थे वो जब आपको विदेश गए थे तो उनको भी टीबी हुआ था, लेकिन वो जात में ब्राह्मण थे, और उनको बोला कि टीबी को खत्म करना है तो आपको मांस मछली खाना होगा, अंडा वगैरह खाना होगा। बोले हम कोई कीमत पर नहीं खाएंगे, मरना पसंद करेंगे लेकिन नहीं खाएंगे। होता है, कोई कोई अपने अपना स्वभाव पर रहते हैं, और वो नहीं खाए। अब सुभाष बाबू को टीबी आया था, टीबी नामक बीमारी आया था, इसीलिए आपको हम बताएं। सुभाष बाबू को हो गया टीबी, और टीबी होने के बाद जब ये बहुत खांसते हैं लोग टीबी में, तो खांसने छींकने के बाद ये इनको रिहा कर दिया गया। और रिहा हुए तो एक बात 1925 में ही गिरफ्तारी भी हुआ, तो 1925 में ही मतलब रिलीज भी हुए। 1925 में इनके लिए 2 घटनाक्रम जो था जो इनको तोड़ा, पहला इनको जेल, और दूसरा चित्तरंजन दास की मृत्यु। चित्तरंजन दास जिनको वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। जैसे गांधी जो है अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे, बोलिए, एमजी रानाडे, महागोविंद रानाडे को। जैसे आपको सिकंदर का जो गुरु था उसका क्या नाम था, अरस्तु। अरस्तु का गुरु का क्या नाम था, प्लेटो। और प्लेटो का गुरु का क्या नाम था, सुकरात। पढ़े होंगे आप लोग, है ना। जैसे हमारे भगवान बिरसा मुंडा जो है उनके गुरु का नाम क्या था, आनंद पांडे। लेकिन पूछेगा उनके आरंभिक गुरु कौन थे, तो कौन थे, जयपाल नाग। जानते होंगे सब कोई। तो गुरु के जाने के बाद अगर गुरु आपके पास नहीं हो तो थोड़ा देर के लिए तो आपको दिक्कत होगा, कोई आपको डायरेक्शन देने वाला नहीं होगा। ऐसा नहीं है, गुरु नहीं रहता तो सिकंदर यहाँ तक नहीं पहुँचता, कभी भी नहीं पहुँचता। काहे, बिना गुरु का, बिना अच्छा सलाहकार का आप इतना दूर तक नहीं पहुँचेगा, कितनों पावर हो। आप कौरव और पांडव को देखे होंगे, कौरवों के पास 11 अक्षुणी सेना थी, यानी 11 करोड़ सैनिक थे, और पांडवों के पास मात्र 7 करोड़ 7 अक्षुणी सेना थी। लेकिन जीता कौन, पांडव। काहे जीते, उनका नेतृत्व करता, उनका गुरु जो थे वो कौन थे, भगवान श्री कृष्ण थे। वो लोग को अच्छा डायरेक्शन दिया, इसीलिए वो लोग वहां तक पहुंच पाए। नहीं तो 11 करोड़ पर हावी हो गया 5 लोग, बात समझे। और कौन था उनके पास, कुछ तो नहीं था, बस उसी पर विजयी हुए। तो ये थोड़ा सा विचलित भी हुए। उसके बाद 1925 में ये रिहा हुए। उसके बाद ये अपना कार्यभार को ठीक ठाक से कर ही रहे थे। तब 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था कोलकाता, और जब कोलकाता में अधिवेशन होने वाला था तो कहा गया कि भाई यहाँ पर कौन करेगा सबका नेतृत्व, मतलब होता है ना अरेंजमेंट, कौन करेगा, कुर्सी कौन देखेगा, होता है ना, किसको पूरा कार्यभार दिया जाए कि यहाँ पर अधिवेशन अच्छे ढंग से हो जाए, माइक का सारा चीज का व्यवस्था देखना था। तो बोला गया सुभाष बाबू से अच्छा कोई देखेगा नहीं, सुभाष बाबू को दे दिया गया यहाँ पर अरेंजमेंट करने के लिए, कुर्सी, पानी। 4-5 दिन होता है ना वहाँ पर, कभी भी अधिवेशन होगा 4-5 दिन वहाँ पर लोग रहेंगे, कैसे रहेंगे, किसको कैसा देना है, किसके पीछे कितना आदमी को छोड़ना है, सारा व्यवस्था किया गया, सुभाष बाबू को दे दिया गया। तो सुभाष बाबू किए। सुभाष बाबू वहाँ पर एक और काम किए, क्या काम किए कि 80, 90, 100 लगभग 100 मान लीजिए 100 बच्चों का एक ऐसा समूह बनाया जो हमारे यहाँ आजकल NCC, नेशनल कैडेट कोर देखे होंगे, या फिर स्काउट गाइड वाला देखे होंगे, फुल पैंट शर्ट पहना रहता है, वर्दी रहता है, हाथ में एक डंडा रहेगा, उस टाइप का 100 बच्चों का एक समूह तैयार किए। और समूह का तैयार करने के बाद उसके कमांडिंग ऑफिसर भी ये खुद बने। और कमांडिंग ऑफिसर बनने के बाद जब अधिवेशन शुरू हुआ तो उन लोगों को गेट के सामने खड़ा कर दिए। जो भी नेता आता था उसको सलाम करते थे, जय हिंद बोलते थे, सलामी दिए, जय हिंद बोले, अंदर घुसे, जय हिंद बोले, अंदर प्रवेश करते थे।
इसी क्रम में बाकी लोग करते थे। और जैसे आपको नेहरू रिपोर्ट यहाँ पर पेश होना था, नेहरू रिपोर्ट का मतलब ये नहीं समझिएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पिता जो थे उनका नाम था मोतीलाल नेहरू, वो इस रिपोर्ट को पेश करने वाले थे यहाँ पर। तो जब वो आए तब उनको भी यही सलामी देते हैं, उनको उनके साथ सारे लोगों के साथ ये भी सलामी करते हैं। और जब गांधी आए तो गांधी आया तो इनको सैल्यूट दिया, तो गांधी थोड़ा सा मतलब कि उनके मन में थोड़ा सा गुस्सा जागा, बोले कि ये क्या बंदरों की फौज बना के रखे हो। कहने का मतलब वो सैन्य संगठन देख के उनको अच्छा नहीं लगा। काहे? सैन्य संगठन आने का मतलब हाथ में क्या होगा? डंडा। और जो आदमी के हाथ में डंडा होगा वो हिंसा करेगा। क्या हिंसा करेगा? हिंसा करेगा। तो गांधी को इस बात को मतलब गांधी इस बात को अच्छा नहीं समझे और बोले कि तुम जो बनाए हो ना बाबू, ये है तुम्हारा बंदरों का फौज। लेकिन सुभाष बाबू उनका बात को माइंड नहीं किए और अपना कर्म करते हुए रहे, कर्म करते गए। 1928 से बीता, 1930 का समय आया और 1930 के समय में आपको पता होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ जिसमें क्या कहा गया? आप सविनय मतलब क्या होता है? एकदम अच्छे तरीके से। अवज्ञा मतलब क्या करना? अवज्ञा मतलब होता है हम बोले कि जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, तुम बोले नहीं लाएंगे, तुम इज्जत से बोला सर हम आपके लिए पानी नहीं ला सकते। इसी को कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो कोलकाता का भार किनको दे दिया गया? सुभाष बाबू को दे दिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कोलकाता में कौन करेगा? तुम करेगा। अंग्रेज का कोई बात को तुमको सुनना, आज्ञा नहीं मानना, ही क्या कहलाता? अवज्ञा कहलाता। कोई बात को नहीं सुनना था। ऐसा नहीं है कि भारत में केवल कोलकाता में हुआ था, दिल्ली में नहीं, हमारे झारखंड में हुआ था। जब हम झारखंड पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे रांची से इसका मतलब कि नेतृत्व कौन किए थे, हजारीबाग में इसका नेतृत्व कौन किए थे। आपको ये क्वेश्चन आ चुका है, संथाल परगना में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे। या फिर आपको जो स्वराज पार्टी बोले है ना, स्वराज पार्टी का संथाल परगना में किसको हेड बनाया गया था, क्वेश्चन भी आ चुका है। जब झारखंड आएगा तो झारखंड बताएंगे। सुभाष बाबू के बारे में आप जानिए। उनको जब बनाया गया तुरंत मतलब कि जैसे वो अध्यक्ष बने तो आपको पता है कि जो लीडर होगा वही ना लीडिंग करेगा, वो लीडिंग करेगा तब ना अवज्ञा होगा। सबसे पहले इनको गिरफ्तार किया, फिर ले जाके कहाँ डाल दिया? मांडले जेल। काहे? मांडले जेल यही इसीलिए डालता था ना कि ताकि आपको क्या हो जाए? बीमारी हो जाए, और बीमारी हो कि आप क्या हो जाए? परेशान रहे। समझ में? मांडले जेल भेजा गया। फिर रिहा हुए 1932 में, फिर छूटे, फिर उनको गिरफ्तार किया, फिर पकड़ के कहा मांडले जेल, फिर पकड़ा 1932 में, तो 1933 में उनको छोड़ दिया गया। लेकिन इनका तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गया, जेल में रहते थे, काफी ज्यादा बिगड़ गया। और उसका कारण क्या था? मांडले जेल में जो रखा था ना उनको, वो उसका प्रमुख कारण था टीबी इनके ऊपर हावी होने लगा, ट्यूबरकुलोसिस इनके ऊपर हावी होने लगा। तब इनके मम्मी पापा इनको डांटे, बोले कि अगर तुम देशभक्ति करना चाहता है, देश का सेवा करना चाहता है, बहुत अच्छा बात है, हम लोग कोई कीमत पे तुमको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात को समझ लो, जिंदा रहोगे तब तो करोगे, इसलिए तुम चले जाओ यूरोप। 1933 में ये चले गए यूरोप। 1933 से लेके 1936 तक ये यूरोप में ही रहे। कहाँ रहे? यूरोप में रहे। और यूरोप में जब इलाज करवा रहे थे, 3 साल का क्रम था, यूरोप में जब इलाज करवा रहे थे उसी समय ये एक लड़की से मिले। वो लड़की का नाम था एमिली। क्या नाम था? एमिली। और उनसे उनको प्रेम होता है। 1900 उनसे मिले थे 34 में, और जब ये रिटर्न आए 1936 में, फिर 1937 में अपने फैमिली वाले को बताएं कि हम उससे विवाह करना चाहते हैं। तो 1937 में एमिली, बाद में उनका नाम पड़ा क्या? एमिली बोस, उनसे इनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद इनसे एक पुत्री का जन्म हुआ 1942 में। उस लड़की का नाम मतलब जो उनकी पुत्री हुई, इन दोनों की जो पुत्री हुई, उनका नाम था अनीता बोस। क्या नाम था? अनीता बोस। ठीक है। इनके बेटी के बारे में आप बताएंगे जब हम 1939 में पहुंचेंगे, तो थोड़ा सा हमको बताइएगा, कुछ बात बताना है आपको। अब ये 1937 में इनका शादी भी हो गया। 1938 का समय आया। 1938 में अधिवेशन होने वाला था कांग्रेस का। कहां पर? त्रिपुरी में। और त्रिपुरी अधिवेशन में इनको त्रिपुरी जो अधिवेशन था 1938 में, वहां पर इनको बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष कब बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1938 में। कब बने थे? 1938 में। किस अधिवेशन में बने थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। देखिए ध्यान रखिएगा, ये पहली बार राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1923 में। और पूछेगा कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1938 में। कंफ्यूजन मत रखिएगा, किसी भी तरह से कंफ्यूज मत कीजिएगा, हम आपको लिखा देंगे, आप आराम से अभी रह सकते, रिलैक्स मोड में रहिए, सुनिए अभी कहानी। 1938 में जब इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, माइक पकड़े, माइक पकड़ने के बाद बोल दिए, क्या बोले मालूम है? हम गांधी जी के विचारधारा से सहमत नहीं हैं। तो गांधी जी किस विचारधारा के सहमत थे? मतलब गांधी जी किस विचारधारा को मानते थे? अहिंसा। इनका कहना था कि अहिंसा हिंसा हमको समझ में नहीं आता, हमको साफ साफ क्या दिखाई देता है? आजादी।
क्या दिखाई देता है? आजादी दिखाई देता है। और आजादी के लिए क्या चीज का आवश्यकता है? तो सैन्य संगठन का। किसका? सैन्य संगठन। गांधी जी फिर खल्ला घुसा गए, खड़े खड़े उन परेशान हो गए, कह रहे यार अभी बना है, अब ये मेरे बारे में बोलने लगा, ये तो उल्टा सीधा। लेकिन क्या किया जाए, अध्यक्ष घोषित हो गया, तुरंत ना थोड़े ना कैंसिल कर सकता है कोई उनको। गांधी जी भी माइक लिया और गांधी जी भी बोल दिए कि बेटा अगर तुम सैन्य संगठन के द्वारा भारत को आजाद करवा दिया तो सबसे पहले पीठ तुम्हारा हम थपथपाएंगे, लेकिन ये चीज तुम कभी पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 में देश ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ, इनका पूरा योगदान है। जब उनके बारे में और डिटेल से जाइएगा आप, मतलब कि गूगल कीजिए या फिर एनसीईआरटी का बुक 12th का बुक लीजिए, उसमें देखिएगा INA है ना, आज़ाद हिंद फौज है, उसके बारे में पढ़िएगा। जब वो लोग भारत में घुसा, उन लोग को जब उनके सैनिकों को जब फांसी होने लगा ना, फांसी होने पूरा भारत में विरोध होने लगा। अब पूरा भारत का आर्मी जो था ना, जो इंडियन आर्मी था, इंडिया का मतलब कहने का मतलब था अंग्रेजों का आर्मी, लेकिन ये लोग पूरा विरोध कर दिया। जितने लोग थे यहाँ पर सारे लोग विरोध कर दिए। केवल भारत छोड़ो आंदोलन से भारत नहीं छूटा है बाबू, इनका बहुत बड़ा योगदान है सुभाष बाबू का। लेकिन इतिहासकार लोग हमको छोटा पन्ना में सिमटा कर उसको रख दिया। हमको नहीं लगता आप इतना कहानी कभी सुने भी होंगे इनके बारे में, आपको पता भी नहीं होगा कि इनको टीवी था कभी, आपको, हमको नहीं लगता, जहाँ तक हमको लग रहा है कि आपको पता भी नहीं होगा। तो क्या हुआ, ऐसा नहीं है, इनका पूरा योगदान है भारत आज़ाद होने में। हमको जहाँ तक लगता है, बाकी आपकी इच्छा, आप कभी पढ़ेंगे तो आप उसी पे खुद से निर्णय निकाल सकते हैं कि कौन इसमें बड़ा था। तो इनमें हमको दिखाई देता है कि सुभाष बाबू का जो ओहदा था वो काफ़ी बड़ा था। और INA का स्थापना नहीं करते तो INA के जो स्थापना हुआ तो असम उसम में जब वो लोग घुसा था ना, आज़ाद हिंद फौज का सैनिक, तो बहुत सैनिक लोग को पकड़ा गया। और जब फांसी लटकाने का बारी आया तो यहाँ पर जितना भी आर्मी था, जो ही मतलब कि इंडियन कैडर के जितने भी लोग, सब कोई विरोध कर दिया अंग्रेज का। और उसी समय देश उन लोग को भागना पड़ा यहाँ से, वो INA था। पढ़िएगा, देखिएगा, आगे अब कभी आएगा तो हम जरूर बताएंगे। अभी चलते हैं यहीं पर, कहाँ पहुंचे, कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए 1938 में। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, गांधी जी को ये बोले, गांधी जी इनको बोल दिए कि तुम सैन्य संगठन बना के अगर देश आजाद कर दिया तो तुम्हारा पीठ पहले हम थपथपाएंगे। समय बीता, गांधी जी के मन में थोड़ा सा इनके लिए थोड़ा सा क्रोध भी था, थोड़ा सा एक होता है ना, थोड़ा सा दूसरा भाव आ गया इनके भाव में। 1939 को जब फिर से चुनाव होने वाला था तो बोले गांधी जी को कि हम तो खड़ा होंगे। तो गांधी जी बोले कि ऐसा है सुभाष, तुम खड़ा मत हो, कहे कि तुम्हारा विचारधारा कांग्रेस को खत्म कर देगा, तुम अलग विचारधारा का आदमी है, तुम अपने ढंग से काम करना चाहता, तुम पार्टी छोड़ दो। बोले नहीं, हम कांग्रेस का हम अध्यक्ष बनेंगे ही और हम चुनाव लड़ेंगे। तो गांधी जी फिर बोले उसको, एकदम उनको खुला बोल दिए कि ऐसा है, अगर तुम अध्यक्ष बना तो ये मेरा हार होगा, अगर तुम जीता तो ये मेरा हार होगा, कांग्रेस का हार होगा। गांधी खुला खुला फिर से बोल दिए। जब बोल दिए तो ये बोले कि ठीक है चुनाव करवाइए। चुनाव हुआ तो गांधी जी बोले कि हम तो खड़ा नहीं होंगे, लेकिन मेरे तरफ से एक व्यक्ति खड़ा होगा, वो साउथ के थे, उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया गया, इनको भी खड़ा हुए, दोनों को ही खड़ा हुए। चुनाव में वोटिंग हुआ, अधिवेशन होता है, 4-5 दिन का होता है वो अधिवेशन हुआ। कार्यकारिणी परिषद में 14 लोग थे। 203 वोट से सुभाष बाबू फिर जीत गए। कितना वोट से? 203 वोट से फिर जीत गए। अब फिर गांधी परेशान, अब गांधी जी पूरा टहल रहे हैं, अब कैसे होगा, हम तो बोल दिए थे कि जीतेगा हारेंगे, जीतेगा हारेगा। तो कुछ गेम प्लान था अंदर में, भगवान जाने क्या बात था क्या बात नहीं था। 14 जो कार्यकारिणी परिषद होता है ना, बहुत बहुत अहमियत रखता है कोई भी पार्टी का कार्यकारिणी परिषद। जैसे कि हमको अगर पिकनिक जाना होगा, बिना आपका सलाह का हम पिकनिक अरेंज थोड़े कर लेंगे कि कहाँ जाना है, बागमुंडा जाना है, पेरवा घाट चले कि दसम फॉल जाने, जब तक आप नहीं बोलिएगा सम्मति थोड़े ना होगा। तो कार्यकारिणी परिषद में वैसे ही 14 लोग थे। 14 लोग में बोले कि सुभाष बाबू जीत गए और गांधी जी ऐसा बोले थे, इसलिए गांधी जी के समर्थन में हम लोग इस्तीफा देते। कितने लोग? 12 लोग इस्तीफा दे दिए। केवल कितने लोग बचे? 2 लोग। अब 2 लोग बचे तो 2 लोग बचे तो 2 लोग से तो पूरा देश नहीं चलने वाला है ना, कांग्रेस तो नहीं चलेगा। सुभाष बाबू भी गए और बोले कि देखिए हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हम इस्तीफा अब दे देते हैं। उनका आदत था कोई भी चीज को जल्दी वो इनकार नहीं करते थे, कोई भी चीज को मतलब अपने आप को प्रूफ करने के बाद इनकार करते थे। आप गौर किए होंगे, पापा को ये बोले कि हमको नौकरी करके दिखाते, फिर छोड़ दिए। यहाँ पर भी क्या किए, चुनाव जीते और फिर क्या कर दिए, छोड़ दिए, पल भर में धक्का मार दिए। बोले कि सीट हम ऐसे ही आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं और चले गए। फिर से सुभाष बाबू को बोले कि अगर तुम पार्टी में रहना चाहते हो तो तुमको अपना विचारधारा त्यागना होगा, अगर तुम अपना विचारधारा नहीं त्यागेगा तो तुम पार्टी में रहने लायक नहीं है। तो अपना तुम सैन्य संगठन का बात करते हो, उस हिसाब से तुम अपना पार्टी उटी चलाओ।
हुआ। देखिए, ऐसा नहीं है कि गांधी जी, आपको लग रहा होगा कि गांधी जी गलत है या सुभाष बाबू गलत है। यहाँ पर दोनों अपने जगह पर सही हैं, लेकिन कहीं कहीं हम लोग थोड़ा सा जवान खून वाले हैं, तो हम लोग को सुभाष बाबू ज़्यादा पसंद, वो हम लोग गांधी जी थोड़ा सा उनके सामने कम पसंद। उसका कारण भी है, हम लोग चाहते हैं कोई चीज़ तुरंत हो जाए, और गांधी जी का कहना था कि मेरा जो देश आज़ाद है वो किसी भी तरह से आज़ाद नहीं हो, अहिंसा के मार्ग पर ही आज़ाद हो। इसीलिए ना असहयोग आंदोलन जब हुआ तो 22 लोग मरे तो तुरंत वापस ले लिए। मेरा सीधा सा कहना है कि मेरा नहीं, सुभाष बाबू का सीधा सा कहना था कि लक्ष्य जो होना चाहिए वो पवित्र होना चाहिए। लक्ष्य जो है आपका पवित्र, लक्ष्य जो है वो पवित्र होना चाहिए, लेकिन अगर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर उसके लिए कुछ उलूल जुलूल कुछ भी करना पड़े, किसी को थपड़ाना पड़े तो थपड़ाओ, लेकिन लक्ष्य तक तुम क्या करो, पहुंचो। लेकिन गांधी का कहना था कि लक्ष्य पवित्र होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके लिए अगर हम हिंसा करेंगे तो हमको वैसा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं चाहिए, वैसा लक्ष्य हमको नहीं चाहिए। लेकिन आपको ही पता है ये दुनिया किस पर चलती है, साम दाम दंड भेद, ये चारों नियम पर चलती है। जब तक चारों नियम को अप्लाई नहीं कीजिएगा आपको कुछ मिलने वाला नहीं, ठेंगा रह जाइएगा। चारों नियम को क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। सुभाष बाबू कांग्रेस छोड़ दिए। कांग्रेस छोड़ने के बाद आपको याद होगा 1939 का समय चल रहा है, हरिपुरा अधिवेशन में छोड़े। 1939 में एक तारीख है, 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, याद होगा, जिसमें हिटलर था, मुसोलिनी था ना। आपको इटली, आपको जर्मनी, आपको जापान एक साइड था, आपको अमेरिका तो 1941 में आया, ब्रिटेन था, फ्रांस था, ये लोग एक साइड थे, याद होगा। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो सब कोई माइक लेके पहुंचा, गांधी जी को बोला कि गांधी जी आप ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में क्या कहेंगे। सब कोई तो बोल रहा है यही मौका है, वो लोग तो उधर नहीं, जैसे कि भारत है, भारत में तो अंग्रेज लोग ऐसे सिमटा हुआ है, जितना है उतना ही है। अब सेकेंड वर्ल्ड वार में इतना या कितना सैनिक रखेगा यहाँ पर, वहां विश्व युद्ध में भी तो सैनिक की जरूरत है। यही समय है कि क्या कीजिए, आप प्रहार कीजिए, अंग्रेजों को मारने के, मार के भगाने का मतलब, कहने का मतलब दुश्मन आपका कमजोर हो चुका है, तो दुश्मन जब कमजोर है यही समय है, मौका है, मारो और भगाओ इन लोगों को, खत्म करो। तो गांधी का कहना था, गांधी का सीधा कहना था कि दुश्मन अगर कमजोर है और दुश्मन का समय खराब चल रहा है तो हमको उन लोगों पर हमला नहीं करना चाहिए। उन लोगों पर अगर हम लोग हमला करेंगे या फिर उनको धक्का मुक्की करके निकालेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। हम एक प्रकार से क्या कर बैठेंगे, अत्याचार कर बैठेंगे। अब बताइए, मौका पे चौका ना मारेगा आदमी, क्या करेगा, मौका पे चौका ना मारना चाहिए। ये स्टेटमेंट लिया, सुभाष बाबू के पास पहुंचा, सुभाष बाबू को बोला, सुभाष बाबू आप क्या बोलना चाहते हैं। बोले कि यही समय है, पकड़ो और सबको धून दो, यही समय है, सब उधरे पीजिए, सब मारो, अंग्रेज आजे साफ हो जाएगा, रातों रात खत्म कर देंगे। लेकिन सुभाष बाबू के पास तो कांग्रेस का कमांडिंग था नहीं। नेहरू जी के पास गएगा तो नेहरू जी बोले कि चना बादाम खाते रहो, मस्त मूंगफली फोड़ो और खाओ और आराम से मैच देखो, कौन जीतता है कौन हारता है। कहने का मतलब तटस्थता का नियम यहाँ पर वो अपना है। गांधी जी का कहना था कि दुश्मन अगर कमजोर है तो उसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी हम अगर अभी आंदोलन करेंगे तो उसके ऊपर हिंसा के बराबर होगा। बात समझे। और यही सुभाष बाबू का कहना था, ठोको बजा और ले लो, साम दाम दंड भेद चारों नियम को अप्लाई कीजिए और खींच लीजिए देश की आजादी। 1940 में जब वो 1939 में जब ये रिहा हुए तो 1940 में फिर इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तारी में कहा जाता है कांग्रेस का भी हाथ था कि इनको गिरफ्तार करो, काहे उनका छवि बहुत बड़ा था, उनका छवि जो था काफी बड़ा हो गया था, ओहदा जो पद था ना काफी बड़ा हो गया था। लोग, कांग्रेस के लोग इनसे जलने भी लगे थे, बहुत सारे लोग जलने भी लगे थे। 1940 में इनको गिरफ्तार किया गया। अब कौन जेल भेजेगा जल्दी बताओ, मांडले जेल। आपको ढूंढ के आना है मांडले जेल है कहाँ भाई, है ना। ये मांडले जेल बहुत अहमियत रखता है आपको हिस्ट्री के लिए। मांडले जेल फिर भेजा गया। अब मांडले जेल गया तो अबर बोले, अरे बेटा अबर तो हम उल्टा सीधा खाना नहीं खाए, कुकुर बिलार के साथ हम खाना नहीं खाएंगे, ये चूहा वूहा के साथ हम बैठ के खाना नहीं खाएंगे, खाना देना है तो अच्छा खाना देना है तो दो, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे। 14 दिन का भूख हड़ताल ही कर दिए, 14 दिन का भूख हड़ताल कर दिए। अब पहले से बीमार है, टीबी फीबी था, तो शारीरिक रूप से कमजोर भी हो चुके, उम्र भी हो चुका है इनका, लगभग उम्र हो गया है, 50 के आसपास में पहुंच ही रहे हैं लगभग में, है ना। अभी 14 दिन का भूख हड़ताल किए तो थोड़ा सा कमजोर होने लगा शरीर, फिर खांसने लगे। टीबी जो ऐसा होता है ना, टीबी जो बीमारी है वो जल्दी नहीं छोड़ता है। टीबी बीमारी का एक शर्त होता है, जैसे इटकी का सेंटोरियम का नाम सुने होंगे, टीबी जिसको राज यक्षमा क्षयरोज, हाँ ना, हटिया में भी है, लेकिन जो हमारे इटकी वाला है ना काफ़ी बड़ा है। टीबी के बारे में सुने होंगे कि जैसे आप कोई कोर्स है, मान लीजिए टीबी का कोर्स करवा रहे हैं, आपको बोला कि 1 महीना का आपको खाना है, तो आपको रेगुलर खाना होगा। अगर एक दिन छोड़े,
अब मान लीजिए 15 दिन खाए तो 16वां दिन आप छोड़ दिए, बोले कि आज भूल गए थे सर, तो आपका फिर दवा कब शुरू होगा? 16वां दिन से फिर चालू होगा, बोलेगा चलो फिर खाओ 1 महीना। ऐसा होता है। शारीरिक रूप से कमजोर हो गए थे, इनका तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगा। उस समय जेलर का स्टेटमेंट आया था, वहाँ का जेलर का स्टेटमेंट आया था, जिंदा सुभाष जो है, जिंदा सुभाष चंद्र बोस जो है उतना खतरनाक नहीं है जितना मरा हुआ सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। कहने का मतलब अगर गलती से सुभाष चंद्र बोस जेल के अंदर में मरे तो समझ लीजिए तूफान आ जाएगा पूरा इंडिया में। समझ में आया? मतलब इनको लोग इतना मानते थे कि 1 दिन में का 1 घंटा में देश आजाद हो जाएगा कल, कि सुभाष बाबू को मरने का देरी है जेल के अंदर में, बस लगे कि अत्याचार हुआ है इनके ऊपर में, तुरंत उनको रिहा कर दिया कि माई बाप तुम जेल से निकलो, कहीं अंदर में मर उड़ मत जाना, तो भारी टेंशन, कल देश आजाद हो जाएगा। 1941 में सुभाष बाबू को रिहा किया गया, लेकिन रिहा कैसे किया गया? तो उनको इस टाइप से रिहा किया गया कि उनको पता ना चले कि वो जेल में बंद है, उनको घर भेज दिया गया और बाहर में 2 पुलिसकर्मी एनी टाइम बैठे हुए रहते थे। ठीक है, उनका 1-2 नौकर था, उनका 1-2 नौकर को पकड़ा गया और उनका नौकर को पकड़ के कहा गया कि आप लोग भी देखते रहिएगा कि सुभाष बाबू किससे मिलते हैं, क्या बात करते हैं, क्या फोन आता है, क्या तार आता है, क्या क्या बात होता है, क्या डिस्कशन होता है, थोड़ा सब कुछ देखते रहना। इनके ऊपर जासूस छोड़ दिया। लेकिन सुभाष बाबू आईएएस थे, आईएएस मतलब आईसीएस थे। ऐसे ही तो कोई आईसीएस बनता नहीं, बहुत शार्प दिमाग, आदमी को देख के उसका औकात बता दे, आदमी को देख के उसका मतलब उड़ता हुआ पंछी का पर गिन ले वाला हिसाब था। उस समझ गए, वहाँ पर कोई हरकत नहीं की, वहाँ पर कोई हरकत नहीं किए। कुछ समय तक अपने रूम में ही रहे, रूम में रहे। बहुत कोशिश किया सुभाष बाबू को पेपर कौन देता है, पेपर में कहीं चिट्ठी तो नहीं आता, बहुत कोशिश किया पूरा, लेकिन ये पकड़ाया नहीं कभी। इनका अंदर अंदर ही प्रोग्राम चल रहा था और एक दिन क्या बोले, अपनी मम्मी को बुलाए, अपनी भाभी को बुलाया, बोले कि देखिए हम तो शादी ब्याह भी किए हैं, तो पत्नी भी वहाँ है और हम बने हैं देश के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए, सो हम घर में नहीं रहना चाहते हैं, हमको यहाँ से बाहर निकालने का एक प्रोग्राम बनाइए, कार्यक्रम बनाइए, किसी भी तरह से हम बाहर निकले। तो बोले कि तुम्हारे पास अगर कुछ है, मतलब कुछ मैप बनाया है कि कैसे तुमको निकलना है, मतलब होता है ना कुछ, क्या कोई तरीका है तो बताओ। तो बोले कि ठीक है, ऐसा है कि कल हम घोषित कर देंगे, बाहर में बोल देंगे कि सब कोई को तुम लोग बोल देना कि कल से सुभाष बाबू मौन धारण कर रहे हैं। मौन मतलब बात नहीं करेंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे सुभाष बाबू, और शाम में 1 टाइम का ही खाना खाएंगे। तो बोला गया कि ठीक है भाई, हम लोग बोल देंगे। अगला दिन सुभाष बाबू जो थे मौन धारण कर लिए और इनका भतीजा था, इनके भतीजा का नाम था शिशिर बोस, शिशिर चंद्र बोस नाम था। शिशिर चंद्र बोस को बोले कि ऐसा करो, कुछ लोग को बुलाओ, 2 लोग को बुलाओ, एक पठान रहेगा और पठान के साथ उसकी पत्नी रहेगी, और जब पठान की पत्नी रहेगी तो बुर्का रहेगा, और पठान की पत्नी रहेगी तो किसी का हिम्मत नहीं होगा उठा के देखने का कि अंदर में कौन है, लड़का है कि लड़की है। तो ऐसा कुछ मतलब डिज़ाइन करो और कल किसी को बुलाओ कार में, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। तो 2 लोग आए, दोनों लड़का ही था, जो उनकी पत्नी बना था वो भी लड़का था, है ना। उन्हीं का हाइट वेट का एक लेडी मतलब लड़का को लिया गया, औरत बनाया गया, बुर्का ढक दिया गया। अंदर आए, सुभाष बाबू अपना ड्रेस चेंज किए, ड्रेस चेंज करने के बाद निकले। शिशिर बोस उनको बाहर तक छोड़ के आए, बाहर तक छोड़ के आए, कोई चेक भी नहीं किया। अब सबको तो पता है, बाहर में जासूस लोग को क्या पता है कि भैया सुभाष चंद्र बोस क्या किए, मौन धारण किए हुए, 1 टाइम का खाना खाएंगे। तब 1 टाइम का खाना नौकर दे रहा, तो खा के खत्म हो जा रहा, खा रहा था, नहीं बाहर आ जा रहा है। अगर गंदगी फैलेगा तब तो कोई जानेगा कि हाँ अंदर का आदमी खाना को फेंक रहा है। शिशिर बोस अंदर में बैठे हुए थे, शिशिर बोस अंदर में बैठे हुए थे, उनका खाना आता था, खाना खा लेते थे, चुपचाप पड़े रहते थे, कुछ बोलबे नहीं करते थे, कोई कुछ बोलबे नहीं करता था। अचानक से अंग्रेज लोग जो गुप्तचर था, उन लोग को लगा कि नहीं कुछ तो गेम प्लान हुआ है, और सुभाष बाबू यहाँ से क्या हुए, भाग चुके हैं। सुभाष बाबू यहाँ से भाग चुके हैं। तुरंत अंग्रेज लोग को खबर किया गया, अंग्रेज लोग खबर किया तो चेक किया, अरे भैया वो तो भाग गए, कहाँ गए कहाँ गए। तो आपको पता होना चाहिए, वहाँ से जब वो कार से निकले थे तो यहाँ पर गोमो है, गोमो नाम सुने, गोमो स्टेशन, अभी वर्तमान में उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस स्टेशन। वहाँ पर आए और एक कालका एक्सप्रेस चलता था उसमें, उस कालका एक्सप्रेस में बैठे और सीधे पहुँच गए पेशावर। कहाँ पहुँचे? पेशावर। कहाँ? पाकिस्तान। पाकिस्तान पहुंच गए, अपना ड्रेस गेटअप सारा कुछ चेंज किए, यहीं से मुस्लिम बन के ही निकले थे वो, और अपना नाम रख लिए जियाउद्दीन। क्या नाम रखे? जियाउद्दीन रखे। अब पेशावर में गए तो वहाँ पर एक संगठन था, किसान कृति पार्टी। क्या नाम था? किसान कृति पार्टी। उस संगठन में वो गए, वहाँ पर भेंट किए लोगों से, और भेंट करने के बाद बोले कि हमको तो देश आज़ाद करना है, आपको पता ही है। तो सब कुछ सुभाष बाबू को बहुत सम्मान से देखता था, उनके तरफ मतलब किसी का भी नज़र सम्मान की दृष्टि से ही उठता था। बोले कि ठीक है,
आप मॉस्को जाना चाहते हैं, मॉस्को जाना है, तो मॉस्को जाने के लिए क्या करना होगा? अफगानिस्तान को क्रॉस करना, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद आपको बर्फ पार करके मॉस्को उसको पहुंच जाएगा, रूस पहुंच जाएगा। तो किसान क्रांति पार्टी में एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था भगत सिंह तलवार। भगत सिंह तलवार के बारे में कहा गया उस समय, किस समय? जिस समय सुभाष बाबू, उस समय पूरे वर्ल्ड में उसके समान गुप्तचर नहीं था कोई, इतना बड़ा गुप्तचर था। कौन? भगत सिंह तलवार। भगत सिंह तलवार को कहा गया कि आप ऐसा है, आप जाइए सुभाष बाबू को मॉस्को तक छोड़ दीजिए, मॉस्को तक छोड़ दीजिए, ये फिर अपना जो करना होगा, जो क्रिया होगा, ये अपना क्रिया करेंगे। भगत सिंह तलवार जो थे बहुत बड़े गुप्तचर थे। तो देखिए, गुप्तचरी एक कला होता है। कला कहने का मतलब सब भाषा आना चाहिए, जगह देख के, देश देख के उसका भेष चेंज हो जाना चाहिए, लैंग्वेज में, टोन में पकड़ा नहीं जाना चाहिए, तभी आपको माना जाएगा अच्छा गुप्तचर। तब ना एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ आए नागपुरी में बोले, कहाँ जाते, क्या खाते, क्या पिए थे, उधर गए तो आप हिंदी में बोले, क्या आ रहे हो, क्या खा रहे हो, सब कुछ बोले। तो भगत सिंह तलवार तुरंत बोले कि आप गेटअप चेंज कीजिए, पठान वाला गेटअप पहनिए। पठान वाला गेटअप में आया, खुद पठान का गेटअप में आया, बोला कि पेशावर से ये लोग निकल गए। भगत सिंह तलवार जो थे बहुत अच्छे गुप्तचर थे। गुप्तचर के बारे में एक चीज़ बताएंगे, दुनिया का जो सबसे प्राचीन जो गुप्तचर था उसका नाम था कच्छ। क्या नाम था? कच्छ। कच्छ कौन था? तो पहले क्या होता था, देवताओं में और राक्षसों में बहुत युद्ध होता था। तो देवताओं और राक्षसों में युद्ध होता था तो राक्षस लोग मारे जाते थे, फिर जिंदा नहीं होते थे। तो उनके जो गुरु थे, कुल गुरु जो थे, उनका नाम था शुक्राचार्य। शुक्राचार्य क्या किए, भगवान शिव को प्रसन्न किए, भोले बाबा को प्रसन्न किए और संजीवनी मंत्र ले लिए। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं महामृत्युंजय जप है, उसी तरह से संजीवनी मंत्र ले लिए और बोले कि भगवान अब इससे अगर मेरा राक्षस संप्रदाय का, जाति का कोई भी आदमी मारा जाएगा तो हम इसको जीवित करें। भगवान शिव बोले ठीक है, तुम अपना वरदान लिया, तुम मेहनत किया, वरदान मिला, तुमको जिसको जिंदा करना है करो, हम तो वरदान देना था, हम दे दिए। अब कभी भी देवताओं में, कभी भी देवता और राक्षसों में लड़ाई हो, आज लड़ाई ठांग ठुंग ठड़ांग ठुड़ुंग हुआ, शाम को मरा, बिहाने देख रहा है फिर बुल भगवान लोग वो जिंदा हो गया यार, फिर लड़ाई, फिर जिंदा, भारी टेंशन चला, आदमी घटिए नहीं रहा, इधर का मर रहा है तो पाप पार हो जा रहा है, बहुत टेंशन हो गया। तो क्या किए भगवान लोग, एक व्यक्ति था, है ना, किसी के पुत्र थे, ध्यान नहीं है, उस व्यक्ति का नाम था कच्छ, युवा था, युवक था। उसको बोले, देवता में से ही था, बोला कि जाओ संजीवनी मंत्र तुमको लेके आना है, तुम बहुत अच्छा गुप्तचर है, तुमको ऐसा गुप्तचरी करो कि शुक्राचार्य से तुम संजीवनी मंत्र लेके आओ। बोले ठीक है। वो यहाँ आया, यहाँ रहने लगा, शुक्राचार्य के आश्रम में रहने लगा, अनुमति मांगा कि हम आप ही के आश्रम में रहेंगे, गाय बैल बकरी जो भी है उसको चराएंगे, साफ सफाई कर देंगे, आपके लिए पानी ला देंगे, सारा सेवा करेंगे। ठीक है, करो। कच्छ रहने लगा, समय पे उनका भोजन दे देता शुक्राचार्य। देव राक्षसों के कुलगुरु कौन थे? शुक्राचार्य। देवताओं के कुलगुरु कौन थे? बृहस्पति। तो यहाँ पर आया, उस सेवा हुआ करने लगा, समय पे पानी मिल जाता, समय पे गर्म पानी मिल जाता, समय पे खाना मिल जाता, समय पे उनका फूल आ जाता, समय पे चंदन रखा जाता, समय पे शिवलिंग साफ हो जाता, बहुत कुछ। शुक्राचार्य बोले बहुत अच्छा, चलो यही करते रहो सेवा। उसी बीच में शुक्राचार्य की जो पुत्री थी, उनसे इनका जो कच्छ था, उनका नैन मटक्का हुआ, अफेयर हो गया। अफेयर हो गया तो ये लोग बाहर में जाके कभी कभी मिलते थे, और जब मिलते थे तो बाहर के लोग, जो राक्षस जाति के लोग थे, उनको पसंद नहीं था कि बाहर का एगो लड़का आया और हम लोग का गुरु का बेटी को लेके घूम रहा है। इधर उधर नहीं होता है। कोई लड़की है, कोई लड़की को कोई लड़का अगर लेके जाएगा उसका महल्ला तरफ, तो गाँव घर का लड़का बोले के है कहो, बोलता है ना, परेशान नहीं हो जाता है, के है को, ये कैसे आता हो, और चल रही के धुन पर वही प्लान बनाने लगता है। सेम थिंग यहाँ पर भी हुआ, बोला कि इसको मारेंगे हम लोग, और क्या किया, कच्छ को पकड़ा, धर के कच 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 काट दिया, अब काट के फेंक दिया, काट के फेंक दिया, इधर उधर गाड़ उड़ दिया। शाम हुआ, पुत्री आई, कच्छ आया ही नहीं। पुत्री परेशान, भाई मेरा अभी तक नहीं आया है ना, जिससे हम विवाह करना चाहते, प्रेम करते, नहीं आए। पापा को बोली पापा, तो बोले बेटी, तो बोले पापा ऐसा हो गया, कुछ कीजिए। बोले देखे आ रहे इसका, तो उसको मार के लो डाल दिया। बोले ओम बूम किए, आ गया, जिंदा कर दिया। संजीवनी मंत्र आता था, जिंदा कर दिया। अगला दिन फिर राक्षस में लगा, अरे फिर घूम रहा है यार, कैसे जिंदा हुआ? ओ लगता है गुरु बाबा इसको जिंदा करे, रुक अब नहीं बताते हैं। अब फिर अबर घूम रहा था कच्छ, कच्छ को पकड़ा, अबरी कच 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 फिर काटा, और काटने के बाद अबरी ढुड़का दिया, मतलब जला दिया। जल गए पूरी तरह से, परेशान, जल गए। फिर बोले पापा, बोले बेटी, बोले पापा फिर ऐसा हो गया, नहीं यार, फिर बोले रुको मंत्र से देखते, तो बोले जला दिया, रुको अभी पड़ते, मारे मंत्र, फिर जिंदा हो गया। भारी टेंशन। अब लड़का जानबे करते हैं, वो नहीं बोलता है, लड़का लोग का एक इलाका, कुत्ता लोग का एक इलाका होता है ना, उसी प्रकार से उन लोग का भी एक इलाका था। भाई हमारे एरिया के लड़की को कैसे लेके घूमेगा, टेंशन में था वो लोग। बोला अबरी रुको, प्लान किया, अबरी फिर पकड़ा, कुछ दिन के बाद अबरी फिर कच 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 काटा, अबरी जला लिया,
और उसको घोल दिया, उसका पूरा अस्थि को, पंजर को घोल के वो शरबत बनाया। गुरु बाबा को बोला, भगवान गुरुदेव इसको ग्रहण कीजिए, इसको ग्रहण कीजिए, ये बहुत अतुल्य है। बोले ठीक है ला, और अच्छा जाति वाला मदिरा में मिला के, जैसे शराब में मिला के पूरा खटखट खटखट मार दिए, पी दिए। फिर बेटी आई, बोली पापा। बोले बेटी क्या हुआ? तो बोले कि फिर नहीं आया, कोई मार दिया फिर। तो बोले रुको और देखते हैं। तो देख रहे हैं पेटे में। अब बोले सारा भारी टेंशन, अब पेट में है भाई, अब कैसे निकाले इसको? तो बोले कि बेटी वो मेरा पेट में है, अगर उसको हम बाहर निकालेंगे तो हमको मरना होगा, अगर उसको जिंदा करते हैं तो मरना होगा, फिर तो हम मर जाएंगे। तो लेकिन एक उपाय है कि हम संजीवनी मंत्र बोलेंगे तो सुनेगा, कहे कि मेरे शरीर के अंदर में है ना, संजीवनी मंत्र पढ़ेंगे तो सुनेगा। अगर वो मेरे पेट से बाहर निकलेगा, हम मर जाएंगे, तो फिर हमको संजीवनी मंत्र से जिंदा कर देगा। बोले कि हाँ यही हो सकता है, एकदम डन हो गया, फाइनल यही होगा। अपना मंत्र पढ़े, उसको बोल, जैसे निकला वही मंत्र सुना तो उसको याद हो गया, वही मंत्र तो लेने आया था वो। और जैसे मंत्र मिला तो वो बोली कि पापा को तुम जिंदा कर दो, तो पापा को जिंदा कर दिए। अब बोले पापा कि चलो तुम लोग का बहुत प्यार मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत चलिए रहा है, बार बार ये लोग मारिए देता है, कब कहाँ फेंक देता, कभी हमको खिला दिया, कहीं बाथरूम में चल जाएगा तब, है ना। इसीलिए उससे अच्छा पहले तुम लोग का ब्याह कर देते हैं, है ना, तुम लोग का दोनों का हम क्या कर देते हैं, विवाह कर देते हैं। तो कच्छ को चाहिए था क्या? केवल संजीवनी मंत्र चाहिए था, और कुछ नहीं चाहिए था। बोला कि देखिए अब तो मेरी बहन होगी। तो बोले कैसे बहन हुए? तो बोले कि तुम भी तो इन्हीं का गर्भ से आई है, हम भी तो इन्हीं का गर्भ से, तो हम लोग भाई बहन हुए, मतलब कि वहाँ से छूटना चाह रहा है। तो तुरंत श्राप दी उनको, कच्छ को तुरंत श्राप दी। बोले कि तुम जो विद्या लेके जा रहे हो ना बाबू, सारा विद्या क्या हो जाएगा तुम्हारा, खत्म हो जाएगा, निष्प्रभाव हो जाएगा। यही था आपको कच्छ का कहानी। तो भगत राम तलवार उस समय के वैसे ही खतरनाक क्या थे, आपको एजेंट थे, गुप्तचर थे। भगत राम तलवार पेशावर से ये लोग निकले किधर, काबुल की ओर। अफगानिस्तान जाना है उन लोगों को, काबुल की ओर पहुंचे। काबुल पहुंचे तो काबुल ऐसे ही थोड़ा ना बॉर्डर क्रॉस कर जाइएगा, बॉर्डर पे कुछ लोग तो खड़े होंगे ना, पूछने वाले कहाँ जा रहा, कौन है। तो ये जो थे जियाउद्दीन बने हुए थे, और भगत राम तलवार जो था अपना नाम रख लिया था रहमत अली, और बोला ये मेरे मामा हैं और हम इनके भांजे हैं, और ये हैं गूंगा, ये बोल नहीं पाएंगे। अब बोलना भी कोई हिंदी रहता तब ना बोलते, वो हिंदी तो बोलना नहीं था, कौन भाषा बोलना था, पश्तो। कौन सा भाषा बोलना था, पश्तो। और काफ़ी दिन चलने के बाद वहाँ तक पहुँचे थे। तो पठान लोग जो होते हैं ना, उस साइड के पठान लोग, उन लोग का कपड़ा थोड़ा मोटा मोटा रहता है, कपड़ा थोड़ा सा गंदा, बहुत धूल मिट्टी उड़ता है तो गंदा हो जाता है कपड़ा, उस टाइप का भी लुक था। लंबे चौड़े थे भी ये, ऐसा नहीं, लेकिन मैं डाउट किया, गूंगा है, जीप दिखाओ, जीप को टाना, कभी दूध डंडा भी मारा, लेकिन मैं आया हूँ, मतलब होता ना पीटने पाटने के बाद कुछ बोलेगा। तो करोड़ों आदमी ठुकरा के, करोड़ों रुपया ठुकरा के जो आदमी निकला वो दूध डंडा, उसको कुछ समझ में आता है? दूध डंडा कुछ बुझाएगा? वो तो देशभक्ति का आग पूरा बॉडी में उनका जल रहा है, देशभक्ति के अलावा कुछ समझ में आता नहीं था इनको। वहां से क्रॉस किए, लेकिन क्रॉस करने के बाद भी इनके पीछे वो गुप्तचर लग गया कि बॉस ये आदमी जो झूठ बोल के जा रहा है। क्या बोल के वहां पर बॉर्डर पार हुए थे कि इनका वो जो भगत राम तलवार बोले अपना बात में, जो रहमत अली जो बने हुए हैं, बोले कि हम अपने मामा का इलाज करवाने जा रहे हैं, वहाँ पर कोई बाबा का मजार या मंदिर है, वहाँ पर अगर दुआ मांगा जाए तो जीभ जो है, मतलब कि जो गूंगा आदमी वो भी बोलने लगता है। और यही बात बोल के बोलने के लिए, लेकिन इनके पीछे एक गुप्तचर लग गया, और गुप्तचर लग गया तो इनके पीछे लगा हुआ रहा, बहुत मतलब कि बहुत उनको परेशान करने का कोशिश किया, लेकिन भी नहीं बोले। बहुत कोशिश किया सुनने का, ये आदमी बोलेगा जरूर, उसको कंफर्म था कि आदमी जरूर बोलेगा। लेकिन ये चलते गए, वो आदमी भी इनके पीछे चलता गया, कभी दाएं हुए कभी बाएं हुए। एक घटना घटता है, बहुत अच्छा कहानी है, थोड़ा सा बताएंगे। भगत राम तलवार को जब ये पेशावर को क्रॉस किया ना, तो पूरा पेशावर, आप सुनते होंगे, पेशावर देखते होंगे, तो पूरा पहाड़ तहाड़ एकदम, मतलब मरुस्थल टाइप का थोड़ा एरिया है ना, पेड़ पौधा उतना है नहीं। चलते चलते बहुत इरिटेट हो गए। तो भगत राम तलवार को बोले एगो सिक्का है? तो बोले कि 1 रुपये का सिक्का है, जो भी सिक्का। बोले कि हाँ दो, तो एगो सिक्का को लिए, और सबसे पहले उसको नीचे रखे और जूता से खूब मारे, उसको जूता से खूब मार रहे हैं। तो भगत राम तलवार बोले क्या कीजिए, क्या मार रहे हैं आप इसको? बोले राजा जो का फोटो बनल है ना, उसी से हमको गुस्सा लग रहा है। तो दोनों को उसके ऊपर खूब नाचे, वो होता ना सिक्का में फोटो बनाओ, उसके ऊपर खूब दोनों एकदम खून के ऐसे करके लात से खूब मारा, मतलब खून के उसको आफत कर दिया, थूक ताक भी दिया होगा, समझ में आ रहा है। पूरा परेशान हुए, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे चलने का, काफी देरी से चल रहे हैं ना, पहुंच ही नहीं रहे अपना मुंह समय तक। और पानी का भी, अब उस क्षेत्र में पानी का भी बहुत सारा चीज का दिक्कत होता है उस साइड में, अफगानिस्तान साइड में। वहाँ पहुंचे, वहाँ पहुंचने के बाद गुप्तचर पीछे लगा हुआ है। गुप्तचर एक दिन इन लोग को रेड हैंड पकड़ लिया बात करते हुए, तो बोला कि देखो बाबू, हम तुम लोग को छोड़ देंगे, शर्त का है, सोना वाला जो घड़ी है ना, वो घड़ी को क्या करो, हमको तुम दे दो।
तो बोले कि अगर देश को बचाना है और देश को बचाने के लिए अगर हम ही आगे हैं तो उसके लिए मोह माया कुछ नहीं, अपने घड़ी को खोले और उसको दे दिए। और वहाँ पर वो पेशावर में, वो पेशावर बोले काबुल पहुँच गए, पेशावर से काबुल पहुँच गए। काबुल में वो टोटल 50 से 52 दिन तक रहे। देखिए जब वो घर से निकले थे ना तो 17 जनवरी का दिन था। कौन सा दिन था? 17 जनवरी का दिन था, 1941 में वो निकले थे। और वो जनवरी में ही कहाँ पहुँच गए थे? पेशावर। पेशावर से काबुल पहुँचने में उनको जनवरी का कुछ समय लग गया था, जनवरी में। अब 50 से 52 दिन आपको वहीं रहना था। काहे कि जो मॉस्को जाने वाला रास्ता वो खराब हो गया, खुलेगा नहीं जल्दी। बर्फबारी का समय होता है जनवरी, जानिए रहे, खुलेगा नहीं। तो थोड़ा सा परेशान हुए कि भाई हम इतना स्पीड में तो यहाँ तक पहुँच गए, 50 से 52 दिन में अगर पकड़े गए तो दिक्कत हो जाएगा। यही सोचकर वो परेशान थे। तब उनके पास पैसा भी उतना नहीं था कि मतलब कि दोनों जीवन यापन कर सके। तो वहीं पर एक व्यक्ति रहता था जो किसान कृति पार्टी का संगठन, जो किसान कृति पार्टी जो है ना, भगत तलवार जो है, भगत राम तलवार जिसके सदस्य हैं, उसी पार्टी का एक व्यक्ति था, उसका नाम था उत्तम सिंह। उन्हीं के यहाँ जाकर ये ठहर गए और उसी के यहाँ रहे। और रहने के बाद उनके सामने में एम्बेसी था, एम्बेसी जहाँ पर दूसरे देश के जो राजनीतिज्ञ रहते हैं वो एम्बेसी तक पहुँचे। भगत राम तलवार बहुत बार कोशिश किए वहाँ तक जाने का, लेकिन पहुँच नहीं पाए। तो सुभाष बाबू लास्ट में खींच गए और खींचने के बाद वहाँ तक पहुँचे। और पहुँचने के बाद बोले कि हम भगत सुभाष चंद्र बोस हैं, आपको पता होगा मेरा बैकग्राउंड क्या है, हम देश के लिए लड़ाई करते हैं। और दूसरा बात, अंग्रेज से हमको सख्त नफरत है। तो इटली मुसोलिनी के नाम से जाना जाता है, फासिस्ट जिसको कहा गया है ना। और हिटलर नाजीवाद का जनक वो जर्मनी का था। तो दोनों मिलकर बोले कि ठीक है आपके लिए हम लोग पासपोर्ट तैयार कर देंगे, आपका नाम क्या होगा? आर्नाल्डो। क्या नाम होगा? आर्नाल्डो नाम से पासपोर्ट तैयार किया गया। पासपोर्ट तैयार होने के बाद वो वहाँ से निकले और सीधे मास्को से जर्मनी। जब जर्मनी पहुँचे तो हिटलर से उनको मिलना था। तो हिटलर इतना आसानी से किसी से मिलता नहीं था। हिटलर के पास गए, हिटलर आया, बैठा, तो बोले कि हिटलर को भेजो। तो बोले अरे यार हम ही तो हिटलर, बोला तुम हिटलर नहीं। फिर एक आदमी आया, फिर बोले तुम हिटलर को भेजो। फिर आदमी आया, फिर बोले हिटलर को भेजो। बहुत अच्छा कहानी इनके बारे में शॉर्ट फॉर्म में अभी तो क्लास में निकाल रहे हैं। लास्ट में हिटलर आया, बोला कहा चाहिए तुमको, कौन है तुम? बोले हम सुभाष चंद्र बोस हैं। और बोले है हम सुभाष चंद्र बोस, हाथ मिलाए। तो बोले कि इतना आदमी आया, 7 आदमी आया, तुम 7 आदमी को पहचान लिया? कोई आज तक नहीं पहचान पाया था मेरा बहुरूपिया। जो बड़ा आदमी होता ना जल्दी किसी से मिलता नहीं, अपना बहुरूपिया को भेजता है। हो सके क्या पता क्या लेके आया हो, मार दे उसको, इसलिए जल्दी उन्हें मिलता नहीं। कैसे पहचाना? तो बोला कि देखिए जो हिटलर, जिस हिटलर को हम जानते हैं वो हिटलर बहुत ही डेंजर आदमी है। वो कभी भी हाथ बढ़ा के नहीं बोलेगा हाय आई एम हिटलर, बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। उसी सब पकड़ लीजिए, इतना ऐसा पहले हाथ फैला रहा है। हिटलर कभी हाथ नहीं फैला तो तलवारें लगाता है गर्दन में। तो बोले वाह हम तुमसे बहुत प्रभावित हुए, क्या चाहिए? तो बोले कि जब जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ है, तो द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ है तो उसमें भारत के सैनिक भी हैं, हमको उस सैनिक को लौटा दीजिए। उसको लेके हमको आज़ाद हिंद फौज का गठन करना है। उस सैनिक हमको लौटा दीजिए। हमको उसको किसके लिए यूज़ करना है? तो ब्रिटिश के लोग जो हैं अंग्रेज के खिलाफ उसको यूज करना है। सो अब भारत के सैनिकों को क्या कीजिए, हमको लौटा दीजिए। तो बोले ठीक है तुमको लौटा देंगे, जितने भी सैनिक होंगे तुम अपना सैनिक को ले जाओ, इंडियन सैनिक को, और अपना समझाओ आज़ाद हिंद फौज का गठन कर दो। एक बात बताना भूल गए, आपको बताया 1939 में जब 1 सितंबर को जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पूछा गया तो बोले कि नहीं, गांधी बोले कि नहीं हमको क्या करना चाहिए, अंग्रेजों का अभी मदद करना चाहिए। अभी क्या है, दुश्मन थोड़ा सा खराब स्थिति में, तो उसका मदद करने से अच्छा बात है, उनको हम लोग को धुतकारना नहीं चाहिए, ठीक है। और गांधी जी को इसीलिए क्या कहा गया, अंग्रेजों का सार्जेंट मेजर, बहाली करने वाला सार्जेंट मेजर, बात समझे। और उन्हीं के नेतृत्व में बहुत लोग आपको अंग्रेज के पार्टी में शामिल हुए, अंग्रेज का फोर्स में शामिल हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है, जाओ गोली चलाना तुम लोग। तो अंग्रेजों का सार्जेंट मेजर गांधी को किस विश्व युद्ध में कहा गया, तो यही द्वितीय विश्व युद्ध में। तो बहुत सारे लोग आए हुए थे और सुभाष बाबू फिर अपना लिए और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का गठन किए। उसके बाद जो कहानी है काफ़ी लंबा चलेगा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, आज़ाद हिंद फौज का कहानी जितना देरी इसमें लगा है, केवल आज़ाद हिंद फौज का कहानी उतना देरी उसमें चलेगा। इसीलिए इसको आज यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं।